नमस्कार आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान जो स्टूडियो में है डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान, जो कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेता है। आज हम उनसे बात करेंगे कि आज 14 दिनों का हिरासत में जो थे पप्पू यादव वो खत्म हो गया है। जन अधिकार पार्टी दरभंगा के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, बाल मुरवाना, अर्धनग्न प्रदर्शन और भी कई ऐसे चीज हैं जो भूखे रहे ये लोग एक दिन, और भी बहुत सारे ऐसा कार्य है जो कि जन अधिकार पार्टी के द्वारा मसाल जुलूस भी निकाला गया हुआ था पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में। बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन भी, अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया हुआ है, भूखे रह करके उपवास रखा गया है कि जल्द से जल्द उनको रिहाई मिले, यज्ञ भी करवाया गया है पप्पू यादव के लिए। आज 14 दिनों का हिरासत खत्म हो गया है, उनको न्यायिक हिरासत में से उनको अब हॉस्पिटल में डीएमसीएच के ही भर्ती है। तो हम इनसे बात करेंगे कि आगे का क्या इनका रणनीति रहेगा। इतने सारे इन्होंने जो आंदोलन दरभंगा में रह करके कर दिए हैं, तो आगे इनका क्या रणनीति रहेगा। तो डॉक्टर मुन्ना खान जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब तो उनका 14 दिन का हिरासत खत्म हो चुका है, अब क्या आगे का। सर देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात रखी कि सारा आंदोलन किया। आंदोलन होता है राजनीतिक प्रेशर के लिए, और उनका जो अरेस्टिंग हुआ है वो राजनीतिक अपहरण है, और जो राजनीतिक अपहरण होता है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबसे बात है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया था। हम लोगों को उम्मीद थी कि 14 दिन के अंदर में हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे थे, चरम आंदोलन हम लोगों ने किया है। भूख एक दिन का उपवास रखा है, 2 दिन का उपवास रखा है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्थी जुलूस निकाला है, फिर उसके बाद हम लोगों ने अर्थी यात्रा निकाला है, फिर उसके बाद हम लोगों ने यज्ञ किया है ताकि सद्बुद्धि आए, फिर अनंत प्रदर्शन किया है, फिर मसाल जुलूस निकाला, मतलब फिर बाल मुंडन करवा कर ये बिहार सरकार को बताने की कोशिश की कि 14 दिन के अंदर न्याय हिरासत में पप्पू यादव जी हैं, तो उन पीछे के दरवाजे से आप कुछ ना करें, न्याय अपना फैसला खुद कर लेगा, उसमें टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करें। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रदर्शन किए। आपका सवाल है कि 14 दिन हो गए, आगे आपकी रणनीति क्या होगी। देखिए, 14 हम लोगों को न्याय पर, अदालत पर पूरा भरोसा है। 100% हम लोग चूँकि गांधीवादी लोग हैं, पप्पूवादी लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि संविधान, भारत का संविधान इतना खूबसूरत है और इतना मतलब सबको जो बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इसमें पप्पू यादव जी ने बाढ़ के टाइम में, सुखाड़ के टाइम में, कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक 2 में जो वो काम कर रहे थे, उस आधार पर कोर्ट जो है उनको कंसिडर करेगी और जल्द से जल्द उनको रिलीज करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम दिल से बहुत आभार हैं हम अपने एडवोकेट मन मिश्रा जी का, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन होते हुए उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूं कि पप्पू यादव जी का केस लड़ूं। तो ये बड़ी बात है पप्पू यादव जी के लिए। हम तमाम जितने भी जन अधिकार पार्टी के जो भी परिवार के लोग हैं, हम लोग उनका दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं, कहने के साथ साथ उन्होंने 24 तारीख को मधेपुरा कोर्ट को उन्होंने मेल के जरिए से अपना वकालतनामा ही भेजा, जिसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मधेपुरा कोर्ट ने। मैं मनन मिश्रा जी का दिल से स्वागत करता हूँ कि वो हम माननीय सेवक पप्पू यादव जी के लिए इस समय वो आगे आए। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि इंडियन बार काउंसिल के जो अध्यक्ष है मनन मिश्रा जी जी, उन्होंने पप्पू यादव का केस को अपने हैंड में ले लिए हैं और उन्होंने मधेपुरा कोर्ट को बाकायदा ईमेल कर करके उनको इस चीज का नोटिस भी दे दिया है कि मैं इनका केस लड़ूंगा। ये कैसे हो गया सर? सर ये देखिए, सिर्फ इसलिए हुआ कि जो उन्होंने सेवा किया है, जो गरीबों का सेवा किया, जो गरीबों के लिए लड़ते रहे, जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, तो ऐसे लोगों के लिए इंटेलेक्चुअल लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और उनको लगा कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत, ऐसा न्यायिक हिरासत जो 32 साल पुराना केस हो और पेंडेमिक महामारी में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो वह बड़े लॉयर हैं, उनको समझ में आया कि इस केस में उनको बेल मिल जाना चाहिए था। 14 दिन के बाद हम लोगों को उम्मीद है कि आज बड़ी उम्मीद थी कि 14 दिन हुआ है, उनकी हेयरिंग होगी और बेल मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं आया है खबर हम लोगों को। तो हम लोगों को थोड़ा
ये लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि कोर्ट प्रेशर में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा जो कोर्ट का जो जज होते हैं या उनका जो जजमेंट होता है वो कभी किसी प्रेशर में नहीं होता। कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि अविलंब पप्पू यादव की रिहाई हो, ताकि जो गरीब जनता की आवाज़ बन के गरीब के लिए मदद कर रहे थे उनको फिर से मदद मिलना शुरू हो जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने चरम बुद्ध आंदोलन किया है दरभंगा में, तो क्या लगता है कि नेक्स्ट हियरिंग होगा उसमें अगर पप्पू यादव को नहीं दिया जाता है बेल, तो क्या आप लोग क्या कीजिएगा? सर उसके बाद जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी को हम लोग बुलाएंगे, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में जो निर्देश होगा प्रदेश से वो हम लोग करने को तैयार है। हम लोग उनकी रिहाई अगर नहीं होती है तो हम लोग सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को भी तैयार हैं, और किसी भी परिस्थिति में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि पप्पू यादव जी के पास जो केस है उसमें कोई दम नहीं है। 32 साल पुराना केस, जिसमें खुद जिसने केस किया था उसने कहा था भूलवश केस हुआ। वो हमारे परम मित्र हैं, मेरी बेटी की शादी में उन्होंने आके कन्यादान किया। एक केस जो अपहरण केस होता है और एक अपहरण केस के मामले में कहीं कोई दोषी, जो दोषी होते हैं जिनको दोषी करार दिया जाता है, उस दोषी को मतलब सबसे कंप्रोमाइज हो जाता है, सारी बात खत्म हो जाती है। 20 साल पहले ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। और 20 साल के बाद जबकि वो ऑलरेडी बेल पे थे, लेकिन बेल उनका इसलिए टूट गया कि वो फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में नहीं कर सके। इस बिना पर कोर्ट के बेल ना हुई, उस पर उनको बेल टूटने की वजह से उनको अरेस्ट किया गया। जबकि उनको पैंडेमिक में जब कोर्ट में हाजिर किया गया तो उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, माननीय न्यायालय का जो कोर्ट का जो विवेक था उस पर उन्होंने फैसला लिया। अगर आगे उनका फैसला यही रहता है तो सरकार के खिलाफ हम लोग चरम आंदोलन करेंगे, क्योंकि सरकार को आगे आना चाहिए था। पप्पू यादव कंटिन्यू सरकार का काम कर रहे थे, विपक्ष की तरह वो काम नहीं कर रहे थे। जो लोग बीमार थे, जो लोग सताए जा रहे थे, जो लोग जो प्राइवेट नर्सिंग वाले जो लूट रहे थे, उनके खिलाफ वो जाके उनकी मदद कर रहे थे। तो सरकार को मदद कर रहे थे, विपक्ष को मदद नहीं कर रहे थे। इसीलिए उनको रिहा होना चाहिए और सरकार को बीच में आके इसको मध्यस्थता कर अविलंब रिहा करवाना चाहिए। सांसद रूढ़ी जो कि एम्बुलेंस दबा करके अपने फार्म हाउस पे रखे हुए थे, तो जब पप्पू यादव ने पर्दाफाश किया तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। जब वो न्यायिक हिरासत में थे और इलाजरत है तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तबड़ा तोड़ आक्रमण पप्पू यादव पे किए हैं। तो कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान है कि आखिर जब व्यक्ति बाहर था उस समय में आर पार हो सकते थे कि आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी और पप्पू यादव आमने सामने होकर के जनता के प्रश्नों का जवाब अगर दे देते तो कहीं ना कहीं यह नौबत नहीं आती। तो इस पे क्या आप कहना चाहिए? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बड़े नेता हैं, लेकिन उनके अंदर बड़कपन नहीं है, चटुकारिता है। वो नेता का हमेशा बड़े नेता के पास गए, बड़े नेता का उन्होंने बड़े नेता के लिए चटुकारिता किया, तेल लगाया उनको, जो अफसर थे उनके लिए दलाली की। तो वो नेता कैसे हो गए? नेता अगर होते तो एमपी लैंड के पैसे से, जो एमपी लैंड का पैसा था, उस पैसे से जो एम्बुलेंस खरीदा गया था उसको घर में छुपा कर रख लिया, न कि जनता के हित के लिए जनता को दिया। जबकि 1 साल पहले कोविड में वो उन्हीं के पास पड़ा रह गया। हद तो ये है, उन्हीं के पास पड़ा रह गया। और जब पप्पू यादव ने उजागर किया तो उनके बीजेपी के गोबर पात्रा आके बोलते हैं कि उनको महंगा पड़ेगा, और 3 दिन के बाद उनकी अरेस्टिंग होती है 32 साल पुराने केस में। अगर उनको इतनी हिम्मत थी तो शेर को छोड़ के बात करते। प्रेस बात जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, उन्होंने अपना कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने अपने बारे में 24 मिनट के वीडियो में आप देखिएगा, वो 18 मिनट अपने बारे में बोले हैं, 18 मिनट अपने बारे में बोले हैं। पप्पू यादव, जब ये बताइए एमपी लैंड के पैसे से जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो वो उनके कार्यालय में क्या कर रहा था? 39 एम्बुलेंस। जब उन्होंने कहा कि किसी के माध्यम से पीए ने जब धमकाया कि उनके पास कि ड्राइवर नहीं था, तो उन्होंने जब 40 ड्राइवर को मुहैया करवा दिया, उनके घर वहाँ भेजा, तब उन्होंने क्या कहा? वहाँ से एम्बुलेंस हटवा दिया और बोला कि भाई हमको ड्राइवर नहीं मिला। जब ड्राइवर उनको भेजा गया, एम्बुलेंस कहाँ चला गया? दूसरी बात
कि एमपी लैंड के पैसे को आपने वहां कैसे क्या रखा, कहाँ गया था? अब ये प्रधानमंत्री स्किल योजना के तहत जो फंड आया था करोड़ों रुपए का, उस पैसे से आपने बिल्डिंग बनवाया अपने जमीन पे। राजीव प्रताप रूडी जहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है उस जगह पर उन्होंने जो बनाया वो सरकारी फंड के पैसे से 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग से बना हुआ है। ये कैसा 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग आपने तैयार की जहां स्किल में ड्राइविंग भी आता है, आप 40 ड्राइवर नहीं तैयार कर सके। ये कितनी निंदनीय बात है कि आप जिसका उद्घाटन राजीव प्रताप रूडी ने किया और वो मिनिस्टर आगे स्किल इंडिया के अंदर में आप 40 ड्राइवर नहीं दे सके, एम्बुलेंस खड़ा रह गया। जो बिहार के जो गरीब लोग हैं वो टेम्पो के अंदर में, ई रिक्शा के अंदर में, साइकिल के अंदर में, टागा के अंदर में मर गए। मैं तो राजीव प्रताप रूडी पर हंसता हूं, बल्कि बिहार सरकार से मांग करता हूं कि एमपी लैंड के पैसे से जो एम्बुलेंस रखा गया था उन पर 306 का मुकदमा होना चाहिए। उन पर जो है बिहार सरकार अविलंब जो है गैर इरादतन हत्या का केस चलाए और उनको जेल करे। और जो सेवा कर रहे थे, जिन्होंने इसका उद्भेदन किया, पोल खोला, पर्दाफाश किया, उसको आपने जेल में पकड़ के रखा, उसको रिहा कीजिए और राजीव प्रताप रूडी को अविलंब गिरफ्तार कीजिए। ये मेरा मानना है। और राजीव प्रताप रूडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर हिम्मत था, जब पप्पू यादव ने कहा आपको जब जरूरत है वो आपको ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर भेजने का बात किया, जब आपने आप कौन होते हैं कि आप ये बोले कि उसका फिटनेस नहीं था, गाड़ी का एम्बुलेंस का फिटनेस नहीं था, एम्बुलेंस का क्या करें इंश्योरेंस नहीं था। आप कौन होते हैं राजीव प्रताप रूडी जी? आप बताइए कि आप किस हैसियत से ये बात बोल रहे थे जब आपने ये कहा कि क्या पप्पू यादव जी डीआईजी थे, एसपी थे, क्या थे जो उन्होंने जाके इस चीज को उजागर किया? तो आपको क्या थी कि आप ये बात बोलें कि अपने घर पे आप ये एम्बुलेंस को कवर्ड करके रखें और गरीब जनता को मरने दें सड़कों पर? आपको क्या हक था कि आप ये बात बोलें कि ड्राइवर नहीं था? आपको क्या हक था कि आप ये बात बोलें कि मेरे पास फिटनेस नहीं था और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हुआ था? इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से पैसे की उगाही करते हैं और जो लोग आपको कमीशन देते हैं आप उसको जो है एम्बुलेंस देते हैं, और ऐसे लोग उसी एम्बुलेंस पर बालू ढोते हैं। इंसान को नहीं ढोते, बीमार इंसान को, वो बालू को ढोते हैं, जो आप लोगों को आया भी होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा। 14 दिनों का कस्टडी आज खत्म हो गया, अब उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, मैं अपने डीएमसीएच के डॉक्टर को धन्यवाद व्यक्त करता हूं जो उन्होंने हिम्मत दिखाई और जो इलाज किया उनका, वो अभी थोड़ा बहुत स्थिर है। अरे भैया, एक बात बताइए कि आप धन्यवाद कर रहे हैं, डीएमसीएच में पप्पू यादव को अधिकतर इलाज जो चल रहा था उनका चेकअप के लिए कॉर्पोरेटर अस्पताल जाना पड़ रहा था, तो कैसे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जिसमें करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का फंडिंग होता है, उस बदहाल स्थिति में जब आप कॉर्पोरेटर अस्पताल भेज रहे हैं तो वो अच्छा अस्पताल कैसे हो? सर, मैं बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने कहा डॉक्टर अच्छे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि व्यवस्था अच्छी है। सर, अगर की व्यवस्था अच्छी होती तो पप्पू यादव का एक्सीडेंट डीएमसीएच के अंदर में होता, पप्पू यादव का इको डीएमसीएच में होता, पप्पू यादव का अल्ट्रासाउंड डीएमसीएच में होता। मशीनें पड़ी हैं लेकिन सिस्टम के कारण वो मशीनें खराब पड़ी हैं और बगल में जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ जाके उनका इलाज हो रहा है, वहाँ जाके उनका जांच हो रहा है। ये शर्म की बात है। मैंने डॉक्टर की बात कही, डॉक्टर जो वहाँ थे ईमानदारी से उन लोगों ने काम किया, इसलिए पप्पू यादव वहाँ जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो लोग गंदे लोग जो डीएमसीएच को, जो एम्स बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको ताकत है, एक विधायक ने कहा था, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जदयू के विधायक, उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव को आप हमको समझ में नहीं आता, नीतीश चाचा कंटिन्यू उनके लोग जो है पप्पू यादव से लड़ रहे हैं। भाई, कोरोना का समय है, कोरोना काल में कोरोना से लड़ने की बात कीजिए। व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस आ रहा है, उसकी बारे में बात कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए। आप वो नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव पर कटाच कर रहे हैं, इसका मतलब कि पप्पू यादव कटाच कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, बगल में जो ग्लोव जो हम लोग पहनते हैं वो कितने में मिला? जो पहले 14 रुपए में मिलता था, आज 80 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। एक डेलोना का जो इंजेक्शन, डिक्सोना का इंजेक्शन जो 13 रुपए में मिलता था, आज 300 रुपए में ब्लैक कर रहा है। अगर विधायक जी को औकात है, हिम्मत है, तो जाके पकड़ के दिखा दे, किसी एक दुकान वाले को पकड़ के दिखा दे और रोक के दिखा दे।
पप्पू यादव के अंदर तो इतनी हिम्मत थी कि पारस जैसे बड़े हॉस्पिटल और बहुत सारे हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जहाँ पर जाकर उन्होंने उनको ठोका भी है, बजाया भी है और गरीब जनता का पैसा लौटाया भी है। तो सिस्टम के बारे में बोल रहा हूँ, डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सरकार जो चलना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण पप्पू यादव जी को बाहर जाना पड़ा सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए। आपको कुछ जानकारी है, क्योंकि न्यायिक हिरासत आज 12 बजे पूरा हो गया है, अभी उनकी हेल्थ की भी स्थिति ठीक है, तो क्या उनको फिर से मधेपुरा जेल शिफ्ट किया जाएगा और वहीं जो हिरासत में लिया गया हुआ है उनको वहीं से उनका न्यायालय में अब मामला चला गया और वहीं से अब सब कुछ होगा? अरे इस बारे में आपको जानकारी है? देखिए, नहीं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक जो डॉक्टर की बोर्ड है, जिस डॉक्टर की बोर्ड के तहत वो यहाँ एडमिट हैं, जब तक डॉक्टर की बोर्ड उनको नहीं बोलती है वो कहीं नहीं जा सकते हैं, जब तक वो नहीं बोलेंगे। दूसरी बात न्यायिक हिरासत में है। तीसरी बात कि आज जब वर्चुअल अरेस्टिंग होने के बाद उनको वर्चुअल न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, तो वर्चुअल बिल भी मिल सकता है। न्यायालय पे मुझे बहुत भरोसा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनको रिहाई मिलेगी और वो गरीब जनता के बीच में आवाज़ बनकर उनके लिए काम करते नजर आएंगे। क्या सेवादारी जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेवादारी जारी है और सेवादारी जैसे उन्होंने माननीय महोदय का ये इच्छा था कि पेंडेमिक 2 में, पेंडेमिक 1 में जैसे हम लोगों ने काम किया, पेंडेमिक 2 में भी वैसे गरीब जनता के बीच में रहें, और उन्होंने एक सेवा दल बना दिया कि हर जिला के अंदर में ये सेवा दल काम करेगा, गरीब लोगों के बीच में खाना, पानी, दवा, ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे जब तक पेंडेमिक का असर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा, बिहार की जनता से आप क्या अपील करें? बिहार की जनता को तो बस एक अपील है मेरे भाई कि अगर कि आप चाहते हैं कि बिहार की दशा और दिशा दोनों बदले, तो जात पात, धर्म, कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद से ऊपर उठ के एक बार पप्पू यादव के लिए आवाज़ उठाइए। अभी कोई राजनीति नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए, पप्पू यादव जब किसी की मदद करता है वो जाति धर्म नहीं पूछता, वो किसी से पार्टी के बारे में नहीं पूछता, बेलस्ट इंसान के लिए मदद करता है। तो आप लोग भी एक बार इंसानियत के लिए बाहर आइए और पप्पू यादव की रिहाई के लिए एक मुहिम चलाइए, एक मजबूत मुहिम जिससे सरकार हिल जाए। मैं यही चाहता हूँ। आप लोग, मैं आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को कि आप लोग पप्पू यादव की रिहाई के लिए आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान। इनसे हमने हमारी जो तमाम क्वेश्चने थे उस पे हमने बात किया है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहे और हम डॉक्टर मुन्ना खान का धन्यवाद भी करते हैं जिन्होंने अपना टाइम्स टुडे दरभंगा न्यूज़ को दिया है। बने रहिए आप हमारे साथ।